रिडक्शन भी इसका ही टाइप है अनसुपरवाइज्ड का। चैलेंजेस क्या रहने वाले, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एक पार्ट है जहाँ पे हमें मॉडल को सिखाने, लेबल सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मॉडल अपने आप से पैटर्न सीख लेता है। वहां पे हम सिखा रहे थे ना कि ये मेल की वॉइस है, फीमेल की वॉइस है, अगर ये फीचर्स हैं। और किस पे किया था हमने? सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के हिसाब से हम बता रहे थे कि ये वाला फ्लावर है। हम आपको सिखा रहे थे पैटर्न फीचर्स। यहाँ पे हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ उसको लेबल का अनलेबल डेटा देना है और एल्गोरिथम डालना है, और ये अपने आप से जो एक जैसे दिखते हैं उनको अपने आप सेग्रीगेट कर देगा, अपने आप से अलग कर देगा। तो ये क्या है? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। यहाँ पे हमें फीचर और लेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ डेटा डालो, जैसा भी डेटा है, और उसके हिसाब से ये जो उसको अलग अलग क्लासिफाई करने का काम है ये अपने आप कर देगा। ठीक है, अप्रशिक्षित शिक्षण कहते हैं इसको हिंदी में। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इसमें डेटा के लेबल्स, इसमें कोई लेबल नहीं होगा। ठीक है, दो तरह का क्लास थी, हाउस और टाउन। जब हमने सुपरवाइज से क्लासिफाई किया तो जो टाउन्स थे वो सारे ऑरेंज सर्कल थे, और जो टाउन्स, हाँ टाउन्स थे वो ऑरेंज वाले छोटे स्मॉल सर्कल्स थे, और जो ट्राइंगल है वो हाउस है। तो ये हाउस वाला पैटर्न ऐसे दिखेगा, और टाउन वाला पैटर्न एक तरफ आ गया। तुम देखो तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर लेबल बना दिया, ट्राइंगल मतलब हाउस, सर्कल मतलब टाउन। लेकिन अनसुपरवाइज में क्या है, अब ये वाले टाउन्स हैं, जो सारे के सारे टाउन्स हैं वो एक एक रेंज में है। अगर देखो तो 0 से 1 तक की रेंज में है, और हाउस वाले जो है वो ऊपर तक जा रहे हैं, 1 से लेके 8 तक जा रहे हैं। तो जिनकी वैल्यूज, जिनके पैटर्न एक जैसे हैं, ये उनको एक तरफ ला देगा। तो हमारा इसमें क्या है, डेटा के स्ट्रक्चर्स को फाइंड करना है। वहां पे क्या था, लेबल फीचर के हिसाब से लेबल बताना है। यहाँ पे डेटा जो है फैला पड़ा है, बिखरा पड़ा है, जो एक जैसा डेटा है, एक जैसी रेंज में आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर हमें बताना है। ये होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। नो डाउट, ओके। अब देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो आपने सीखा कि इसमें कोई लेबल नहीं है, पैटर्न को हमें देखना है, एक जैसे दिखने वाले लोग एक तरफ आ जाएंगे, एक रेंज के लोग एक तरफ आ जाएंगे। इसको करने के तरीके क्या हैं? इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक क्लस्टरिंग से, और दूसरा डायमेंशन रिड्यूस करके, डायमेंशन का स्पेस रिड्यूस करके। मान लो कोई चीज x⁵ पे थी, तो मैंने उसको x में बना दिया, वैसे भी कर सकते हैं। तो कौन से दो तरीके हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग को अचीव करने के? एक तो क्लस्टरिंग, दूसरा डायमेंशन रिडक्शनलिटी। क्लस्टरिंग में ये एल्गोरिथम है, के मींस, GMMM, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ये सब देखोगे तुम। और डायमेंशन रिडक्शन में क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस। ये अभी सिर्फ नाम देख लो, अभी आगे पूरा देखोगे। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखो कि इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि इसके दो तरीके कौन से होते हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशन रिडक्शन। हम क्लस्टर कर सकते हैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप बना सकते हैं, एक जैसे दिखने वाली चीजों को एक तरफ कर सकते हैं, और दूसरा उसकी डेटा सेट की डायमेंशन को कम कर सकते हैं, उसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, ये मैं तुम लोगों को लिंक भी शेयर कर दूंगी, इसमें देखना। ये एक वीडियो है, घर पे देखना, अभी तो मत देखना। इस वीडियो को तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, एक छोटी सी बच्ची होती है, और ये जो बच्ची है ये लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स की एज से इस डॉगी के साथ खेलती है। ये डॉगी इसको खिलाता है जब, तो जब ये जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है तो ये इसको पहचानने लग जाती है। ठीक है, ये 2 ढाई 3 साल तक होने के बाद इसको बहुत पहचानती है। ये एक बहुत फेमस वीडियो है। तो ये सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया गया है सुपरवाइज लर्निंग का, कि इसने एक डॉगी देख लिया, इसको पता चल गया। फिर इनके घर पे कोई एक टाइम के बाद एक फैमिली आती है विजिट करने, गेस्ट की तरह,
और उनके पास भी एक डॉगी होता है, तो ये बच्ची उस डॉग के साथ भी खेलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये सीख गई कि इसके अच्छा दो कान हैं, ऐसे चलता है, चार पैरों पे, दो आंखें हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करता है, तो ही इज अ डॉग। तो ये उससे डरी नहीं, क्योंकि इसने अपने फैमिली डॉग को देखा बचपन से, 3 महीने की उम्र से, और ये 3-4 साल तक सीख गई कि ये डॉगी होता है। तो ये डरी नहीं, उसको भी इसने पहचान लिया। तो अपने आप से जब इसने पैटर्न सीखे, वो इसने डेटा से सीखा, तो वो होती है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। का एक एग्जांपल लिया लाइफ से, रियल टाइम से। ओके। इसकी जरूरत क्यों है? देखो, पैटर्न फाइंड करने के लिए, जो कि हमें पहले नहीं पता थे। इसको अगर सिखाया ना जाता, मतलब इसको अगर ये डॉग इसके सामने ना होता, तो क्या ये किसी और डॉग को पहचान पाती? क्या पता ये डर जाती, क्या पता ये कैसा बिहेव करती। तो एक पैटर्न जो हमें नहीं पता, पहले से प्रीवियसली अननोन थे, वो इस लर्निंग की हेल्प से निकल के आ जाते हैं। जैसे इस डेटा में देखा आपने, ये जो एक रेंज तक की वैल्यू में सारे के सारे हाउस फिट हो गए, सारे के सारे टाउन फिट हो गए, और उस रेंज से ऊपर की वैल्यू में सारे के सारे हाउसेस जा रहे हैं। तो इस तरह का एक पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी हेल्प लगती है। और पैटर्न हेल्प्स यू टू फाइंड फीचर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कैटेगराइजेशन। अब जब पैटर्न्स आ गए हमारे पास, तो फीचर्स तो अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे कि इसको पता चला कि 0 से 1 के बीच में ही जो है आपके टाउन हाउस आते हैं, और उससे ऊपर वाले हाउस आते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स भी अपने आप बता देगा। जैसे इस बच्ची ने सीखा, ओके, इसके दो आंखें हैं, दो कान हैं, और ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, चार पैर होते हैं, पूंछ होती है। तो ये इसने पैटर्न सीखे, और पैटर्न से इसने फिर फीचर्स अपने आप निकालने आ गए। फीचर्स अपने आप बन जाते हैं, इसमें बताए नहीं जाते। पैटर्न जो बना, किस तरीके से वो बिखरे हुए हैं, किस तरीके से वो अरेंज है, उससे हेल्प हो जाती है। और ये हमें डेटा में एनोमलीज, एनोमली मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये कैसे काम करेगा? अनलेबल डेटा पे, जिसमें हमें पता ही नहीं कि हमें करना है क्या है। समझ रहे हो? जैसे लेबल में तो पता था मेल और फीमेल की वॉइस कैटेगराइज करनी है, सेपल लेंथ पेटल लेंथ में पता थी, उसके हिसाब से फ्लावर का नाम बताना था। जब हमें यही नहीं पता, अब हमें करना क्या है, उस तरह के डेटा को ये इकट्ठा करके सॉल्व करके दे देता है, क्लस्टर बना के। ये सारे एक जैसे, मान लो 5,000 की एक्सेल शीट का डेटा है आपके पास, आपको पता ही नहीं यार इसमें से मैं क्या निकालूं, क्या पढ़ूं, कैसे करूं। तो जो सारा का सारा 5,000 में, मान लो तीन ऐसे केसेस थे, 6,000 का डेटा, 2-2 हजार ऐसी चीज थी जो एक जैसी दिख रही थी, लेकिन आपको नहीं पता वो 6,000 के केसेस में देखने में। तो अनलेबल डेटा हो गया 6,000, उसको कैसे मैं कैटेगराइज करूं। तो ये उस समय में बहुत हेल्पफुल है, इतने बड़े डेटा पे जहाँ पे कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, उसको अपने आप डिवाइड करके दे देगा जैसे करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कोई डाउट? तुम पढ़ो, कंटेंट तो मिल ही जाएगा जो भी होगा। अब देखो, एक और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अभी तक जो आप काम कर रहे थे ना, उसमें एनोटेशन करना पड़ता है। एनोटेशन कहता है फीचर का नाम देना, किसी चीज को नाम देना एनोटेशन कहलाता है। पहले उसको सिखाना कि ये फीचर थे तो ये मेल वॉइस थी, ये फीचर थे तो ये फीमेल वॉइस थी, ये फीचर थे तो ये आइरिस का ये वाला फ्लावर था, सटोसिस, कौन कौन से पढ़े थे तुमने, सटोसिसा वर्जिनिका, ये वाला फ्लावर था। तो ये काम जो है अपना मैनुअल करना पड़ जाता है हमें, मैनुअली काम है ये। तो इसको करने में बहुत टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो एनोटेशन का काम यहाँ पे खत्म, यहाँ पे वो करना ही नहीं। एनोटेशन इज ओवर हेयर। तो एनोटेशन काम का खत्म हो जाता है। और हमें इसमें ये भी नहीं पता कि हमें डेटा को ना कितनी क्लासेस में बांटना है, कितनी क्लासेस होंगी उसकी। ठीक है, तो
ये काम भी अपने आप कर देगा। इसमें भी बहुत अच्छा है ये कि एक तो क्लासेस डेटा को नाम नहीं देना कौन सा है, और ये भी नहीं पता हमें कि कौन से में डालना है। तो ये अपने आप ही करके दे देगा हमें वो चीज कि भाई कितनी क्लासेस होंगी। इसका एग्जांपल है जैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस, डेटा माइनिंग। सेंटिमेंटल एनालिसिस ट्विटर पे जो कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं, फेसबुक पे जो कमेंट्स करते हैं, तो अपने आप ही ये उसको ऐसे डिसाइड करके भेजता है कि दिस कैन बी रिपोर्टेड, ये कमेंट रिपोर्ट होना चाहिए, ये कंटेंट ठीक नहीं है। ये पैटर्न्स को रियलाइज करके, अच्छा इस तरह के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है, ये कुछ कंटेंट सही नहीं है जो सबको दिखाया जाए, तो वहां पे कवर लाइन आ जाती है। तो ये वाला काम भी अपने आप कर लेता है, हमें इसमें हेल्प होती है। और हमें इसमें क्लस्टरिंग करने में भी, मतलब ग्रुपिंग करने में भी डेटा का स्ट्रक्चर मिल जाता है कि क्लस्टर ग्रुप कैसा बनेगा। जरूर नहीं है हमेशा सर्कल ही बने, कभी स्क्वायर बन सकता है, कभी राउंड बन सकता है। किस तरह का सर्कल में आएगा वो डेटा, ये भी अपने आप ही कर देता है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस बताओ सिंपल सा। इसमें लेबल डेटा होगा सुपरवाइज में, इसमें लेबल्स नहीं होंगे। ये आउटकम बताएगा कि ओके यू आर मेल, यू आर फीमेल, यू आर पास, यू आर फेल। और ये पैटर्न्स बताएगा। पैटर्न मतलब दिखते कैसे हो, तरीका कैसा है। एग्जाम्पल है स्पैम डिटेक्शन, फोर डिटेक्शन। इसका एग्जाम्पल है कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब जो आप मॉल वगैरह में, सुपरमार्केट में जाके चीजें खरीदते हो ना, तो आपको एक वो आ रहा होता है कि मैडम अपना वो बता दीजिए, आपका पहले का रिकॉर्ड क्या है, अपना नंबर और वगैरह, नंबर, नेम, आईडी सबमिट कर दीजिए। उसके बाद से वो आपको आपके कुछ पॉइंट्स स्कोर वगैरह होंगे, उसको रिडीम कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो उस केस में ये यूज होता है। कैसे यूज होता है कि आपने कुछ भी खरीदा, कुछ पता पता ही नहीं है, आपने पहले मान लो 5,000 की शॉपिंग खरीदी, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ लेबल नहीं था, ठीक है, उसके हिसाब से वो पॉइंट बन के आए। अगली बार आपने 3,000 की पॉइंट शॉपिंग करी करी तो कुछ कम पॉइंट बन के आए, उससे अगली बार मान लो आपने 10,000 की करी तो ज्यादा बन के आए। तो कोई पैटर्न नहीं है उस कोई लेबल नहीं है, जो भी आपका पैटर्न है, जो आपका बिल बन रहा है, उसके हिसाब से वो पॉइंट्स डेवलप होके आ रहे हैं। तो कितने का डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए, उस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सेंटीमेंट एनालिसिस मतलब जो कमेंट्स होते हैं ना, वो ट्विटर पे कमेंट्स वगैरह जो आप करते रहते हैं, एक्टिविटीज वो। एनोटेशन किसी का नाम देना, किसी को नेमिंग करना। होमवर्क हर स्लाइड में मेंशन है, तो आप हर क्लास का होमवर्क खोलो और फिर बनाओ, उसको करो। वो तो एंड में देंगे, असाइनमेंट जो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट देंगे वो एंड में देंगे। होमवर्क अभी डेली वाइज आ रहा है, तो डेली वाइज करना शुरू करो उसको। इसका क्वेश्चन है, ये डेली का होमवर्क नहीं खोल रहे हो? वेदसना, वेदांश, आपको होमवर्क डेली स्लाइड्स में मिल रहा है, हर क्लास में जब भी आपकी क्लास हो रही है, तो उसके बाद का होमवर्क आपको डेली करना है। अपलोड कैसे करना है वो अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी होमवर्क करना है ये क्वेश्चन है। ठीक है, और वो डेली हर क्लास का आपको करके रखना है। अपलोड का ऑप्शन बता देंगे जब आएगा। तो मैंने बोल ही दिया कि इस पर डाउट ही नहीं आना चाहिए। अब आपका काम होमवर्क करना है, होमवर्क लेना हमारा काम है। Pradyuman ma'am, suppose we feed the data of many kinds of cell body in which some of them are abnormal, nuclear into unsupervised, then it will find patterns and tell us what kind of cells are cancerous. Yes, it is used for cancer cell detection. It can be used पैटर्न के बिहाफ पे जाके उसको स्टडी। यहाँ तो ये बहुत यूज हो रहा है, इसको तुम सर्च भी कर सकते हो। और अगर इतनी क्यूरियोसिटी है आपकी तो अच्छी चीज है ये। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों ही लर्निंग यूज हो रही है कैंसर सेल डिटेक्शन के लिए। गुड क्वेश्चन। वेदांश, तुम्हारा डाउट क्लियर है? फिर क्वेश्चन अपलोड का बता देंगे, जब पूछा, जब अपलोड के लिए बोला जाएगा बता देंगे।
एनॉमली मतलब किसी में कुछ अलग होना, किसी चीज में जैसे कुछ तो हमें एक डॉग वर्सेस कैट बनाना था और डॉग के डेटा में एक रैबिट आ गया, तो वो एक अलग है, असामान्य है। कॉपी में लिख लो, क्वेश्चंस कॉपी में लिख लो और कोड कोडिंग में लिख लो ना, बोला गया है ये तो। सारा होमवर्क आपको स्लाइड से दिया जा रहा है, बट अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हो कहीं से भी, बट आपका इनपुट होना चाहिए। जितना एक्सप्लोर करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट, कोई वही नहीं है, कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, बट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपकी मेहनत दिखनी चाहिए उसमें कि आपने मेहनत की है। डिसीजन ट्री मोस्टली कैटेगोरिकल डेटा को एड्रेस करता है, ये किसका है? नायाब। और अगर कंटिन्यूअस डेटा को एक्सेस करना है तो उसमें फिर हमें दूसरा वाला यूज करना पड़ता है, कार्ट डिसीजन ट्री। अभी जो आप लोगों ने सीखा वो ID3 था। SVM दोनों के लिए है, SVM कैटेगोरिकल के लिए भी है और कंटिन्यूअस के लिए भी है। ठीक है। ट्राई एलेजा का कोई होमवर्क नहीं था, वो ट्राई करने के लिए तुमसे बोला था, तुमने ट्राई कर लिया, दैट इज गुड। नहीं किया तो मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसमें कन्वर्सेशन नहीं दिखानी आपको, हाँ आपने ट्राई किया, दो चार लाइन जो भी आपने लिखी सर पे किस तरीके का जवाब उसने दिया है वो लिख के दिखा देना। सब थ्योरी नहीं है, कोडिंग के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, देखे नहीं है क्या? मुबासिर बानो कौन सी क्लास है? ये लेबल का क्वेश्चन अभी तक अनसुपरवाइज लर्निंग खत्म हो गया, लेबल क्लियर नहीं हुआ तुम्हें? आज हैंड रेस करो जरा, मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, क्लियर हो जाएगा फिर डाउट। तुमने हैंड ही हटा दिया, दिख ही नहीं रहा मुझे तुम्हारा नाम। लेबल मीन्स किसी का नाम देना, टीचर्स के बिहाफ पे नाम देना। ठीक है, कि जैसे मेल है, फीमेल है, यस है, नो है। लेबल तो बहुत डीप में डिस्कस किया है। पूछो क्या पूछना है सुपरवाइज लर्निंग में दोबारा से। 5-6 क्लासेस लगी है ना अभी, 6 क्लास तो रिपीट रिपीट पे नहीं आ सकती। पूछो क्या पूछना है आर्यन। अनसुपरवाइज लर्निंग जब शुरू हुआ है तब तुमने सुपरवाइज लर्निंग पूछना शुरू किया है, आस्क मी। हाँ कर सकते हैं, होमवर्क स्लाइड से भी कर सकते हैं और अपना एडिशन भी ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट ही मार दिया, थोड़ा हाथों से भी मेहनत करनी है। आर्यन पूछो, सुपरवाइज लर्निंग में कौन सा नहीं समझ में आया? सुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारा पढ़ा है, लॉजिस्टिक, लीनियर, SVM, डिसीजन ट्री। मैम क्लासिकल मशीन लर्निंग लिखा लिखा है स्क्रीन पर, तो इससे अलग भी होगी मशीन लर्निंग? नहीं, मशीन लर्निंग यही है, और मशीन लर्निंग को सब जगह यूज किया जा रहा है आजकल, क्वांटम में, मैकेनिक्स में, क्वांटम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो ना तुम लोग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह वगैरह, वहां सब जगह इसको यूज किया जा रहा है प्रिडिक्शन के लिए। मशीन लर्निंग यही है। सुपरवाइज में लेबल होता है और अनसुपरवाइज में लेबल नहीं होता। ठीक है, वहां पे आप प्रिडिक्शन करते हो, यहाँ पे आप पैटर्न बताते हो।
ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। आज हमारे पास सिर्फ थ्योरी है, तो डाउट्स के लिए इनफ टाइम रहेगा, डिस्कस करते चलेंगे। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है अनसुपरवाइज लर्निंग का? कस्टमर सेगमेंटेशन में, मार्केट को टारगेट करने में कि मार्केट किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रही है। अनोमलीज में, फ्रॉड डिटेक्शन में, बैंकिंग में। अनोमली डिटेक्शन कोई पूछ रहा था अपनी कोई असामान्य घटना जो होती नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, आपके अकाउंट से सडनली आपने देखा 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया, कैसे हो गया? वो कुछ असामान्य है। इस तरह के डिटेक्शन में, इस तरह की एप्लीकेशंस में अनसुपरवाइज्ड का यूज होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम में भी यूज होता है, जहाँ पे यूट्यूब को, नेटफ्लिक्स को लाखों करोड़ों लोग सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं। यूट्यूब को तो कर ही रहे होते हैं करोड़ों लोग एक टाइम पे एक्सेस। तो वहां पे इतने सारे लोगों को कैसे एक जैसा बनाओगे? ठीक है, वहां पे भी कि किसको कौन सा कंटेंट सजेस्ट करना है। तो हमने सीखा था स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन सिस्टम। फिर डेटा कंपैरिजन कंप्रेशन में, जो बड़ी बड़ी इमेज फाइल्स होती हैं आपकी, बहुत देखते हो एमबीस की, केबीस की, जब उनको जिप में कर देते हो तो उनका साइज छोटा हो जाता है। फिर वो शेयर हो जाती है जीमेल पे भी। अब तो व्हाट्सएप पे भी होने लगी कुछ जीबी तक की फाइल शेयर, पहले व्हाट्सएप पे नहीं होती थी। तो डेटा कंप्रेशन टेक्निक के लिए भी अनसुपरवाइज्ड को यूज करते हैं। उसमें सबसे बढ़िया है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डायमेंशन का साइज रिड्यूस कर दे। अब इसके कितने टाइप? क्लस्टरिंग, डायमेंशनल रिडक्शन और एसोसिएशन। अनसुपरवाइज 3 तरीके से की जाएगी। पहली क्लस्टरिंग, दूसरी डायमेंशन रिड्यूस करके, और तीसरा एसोसिएशन रूल से। जल्दी से बताओ कितने तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग होगी? नहीं, डीएसए का पार्ट नहीं था। कौन कौन से हैं वो तरीके? देख के बताओ स्क्रीन पे, नेम करो उनका। अनसुपरवाइज्ड के क्लस्टरिंग, पहला क्लस्टरिंग, दूसरा, दूसरा बताओ डायमेंशन रिडक्शनलिटी, ठीक है। तीसरा, आज हम ये तीनों डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा एसोसिएशन रूल, तीसरा एसोसिएशन रूल, ठीक है। तो अनसुपरवाइज को करने के कितने तरीके हैं? क्लस्टरिंग, डायमेंशन रिडक्शन और एसोसिएशन रूल। अब इनके अलग अलग, इसके फिर अलग मेथड्स हैं, इसके अलग है, इसके अलग है। तो आज हम इनको ऊपर ऊपर से देखेंगे, और इनके अंदर अंदर की जो टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। के मीन्स और पीसीए ये हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, देखो क्लस्टरिंग क्या है। ये कुछ सब्जियां थी जो 3 कलर की सब्जियां थी यहाँ पे, थोड़ी लाइट, हाँ, और वो। तो क्लस्टरिंग ने क्या किया, उसको डिफरेंट अलग अलग कर दिया। एक कलर सारे एक तरफ हो गए, दूसरा कलर दूसरी तरफ, तीसरा कलर तीसरी तरफ। क्लस्टरिंग इसलिए यूज में आती है। ओके, एसोसिएशन रूल में देखो। एसोसिएशन रूल में ये देखा कि जिस जिस भी लोगों ने कार्ड सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद जो भी लोग आपके वाटरमेलन खरीदते हैं, वो ये लेट्स से ये हॉट डॉग है ये भी खरीदते हैं, और ये सिनेमन है ये भी खरीदते हैं। तो 93% पीपल ऐसे थे जो ये चीज खरीद रहे थे, आइटम ए, वो आइटम बी भी खरीद रहे थे। एसोसिएशन रूल हमें क्या हेल्प करता है? पूरे डेटा सेट में कौन सी चीजें आपस में, बड़े बड़े डेटा सेट में, लार्ज डेटा सेट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से बहुत डिपेंड हो रही हैं, जो बहुत रिलेटेबल है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन होता है किसी का पिक्सल्स देखना। जैसे आप नेगेटिव देखते हो ना, फोटो का नेगेटिव अब तो आते ही नहीं है, पहले नेगेटिव भी होते थे। आते तो अभी भी है, मिलते नहीं है, आपको इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि सबके पास फोन में कैमरा है। तो नेगेटिव में आपको ब्लैक एंड और व्हाइट ही चीज दिखती थी, या तो ब्लैक दिखेगा या तो व्हाइट दिखेगा। वो एक तरह का सेगमेंटेशन है। ये देखो, ये एसोसिएशन रूल है कि बहुत बड़ा सा डेटा सेट, उस डेटा सेट में कौन सी चीजें आपस में कितनी डिपेंड है, उनको चेक करना। ये दोनों चीजें क्लियर हुई, क्लियर क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। तो हम आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप कौन सा है इसका? डायमेंशन रिडक्शन। पहला क्या था? क्लस्टरिंग। यही पढ़े थे ना, देखो यहाँ से रिलेट करो करो, पहली स्लाइड अगली स्लाइड को पिछले से रिलेट करके चला करो। इसीलिए सिर्फ चैट बॉक्स की जगह कॉपी पेन भी लेके बैठोगे ना, तो आधे नोट्स तो यही बन जाएंगे। कॉपी पेन में भी लिखते चला करो कि क्या क्या कर रहे हो। हेडिंग्स तो डाल ही लिया करो एटलीस्ट। अनसुपरवाइज के तीन टाइप थे, क्लस्टरिंग, डायमेंशन, एसोसिएशन। यहाँ पे तुमने क्लस्टरिंग देखा, ग्रुपिंग कर देना। एसोसिएशन देखा कि बड़े डेटा सेट में से जो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में थर्ड टाइप कौन सा था आपका? ये डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये क्यूब्स थे, इनको छोटा कर दिया गया, ये रेक्टेंगल्स बन गए, और छोटा कर दिया गया, ये लाइंस बन गए, बहुत सिंपल बन गई। तो इससे क्या होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ज्यादा स्पेस ले रही थी, जिसपे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, अब उस पर कम मेहनत करनी पड़ रही है। उस पे अब कम करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन उतनी मिल रही है, कंटेंट उतना ही मिल रहा है। ये इसका बेनिफिट होता है। तो सेकेंड एग्जांपल भी देख सकते हो, ये कुछ ऐसा डेटा था, ओरिजिनल स्पेस ऐसा था, जब इसका डायमेंशन को रिड्यूस किया तो ये ऐसा 2D में बन गया, सिंपल समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा था, स्पेस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चीजें क्लियर है? जैसे कि पीडीएफ का साइज रिड्यूस करना, करेक्ट। ओके, तो तीनों समझ में आ गए। तीनों का कॉन्सेप्ट देखो अलग है, एक ग्रुप कर रहा है, एक रिलेशन बता रहा है, और एक साइज छोटा कर रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग के तीन तरीके समझ में आ गए, एक ग्रुपिंग कर रहा है, एक साइज को रिड्यूस कर रहा है, और एक आपका। अब क्लस्टरिंग से होता क्या है ये? क्लस्टरिंग एक मशीन लर्निंग की टेक्निक है, जो कि डेटा को, अनलेबल डेटा को ग्रुप में ले आती है। सेकंड इसका क्या है, पैटर्न्स निकालती है। अनलेबल डेटा में क्या निकालती है? पैटर्न। पैटर्न कैसे कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से। यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं लगता, जैसे वहां पे लेबल का सुपरविजन लग रहा था ना, कि मेल की वॉइस है तो ये फीचर होंगे, नहीं। ये अपने आप ही पैटर्न देखती है, अपने आप ही ये काम कर रही है, वो करना ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये क्लस्टर बन जाते हैं तो इनको हम नाम देते हैं। जब ये सारा काम हो गया ना, इसने एक जैसे लोगों को एक तरफ डाल दिया, तभी हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं, क्लस्टर आईडी। मान लो 5,000 के डेटा में हजार 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 पॉइंट थे, 1,000 रेड, 1,000 ब्लू, 1,000 ग्रीन, 1,000 येलो, 1,000 ऑरेंज, 5 तरह के डेटा थे। तो जब ये पांचों अलग अलग क्लस्टर बन गए गोल, तो उसको नाम दे दिया, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5। तो ऐसे इनको आईडीज दी जाती है। और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत यूज होती है। जैसे कि ये देख, ये रो डेटा था, एल्गोरिथम लगा और अलग अलग इसने इसको बांट के दे दिया। इसको ID 1 दे देंगे, इसको ID 2 दे देंगे, इसको ID 3 दे देंगे। ठीक है, कोई डाउट? हिंदी स्लाइड ले लो, किसको चाहिए थी? क्लस्टरिंग के तरीके क्या है, क्लस्टरिंग होगी कैसे कैसे? तो ये मेन 5 तरीके हैं: पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग, हायरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग, और फूजी क्लस्टरिंग। फूजी क्लस्टरिंग 5 तरीके हैं कि क्लस्टरिंग इतने 5 तरीके से आपकी हो सकती है। ठीक है, अब एक एक को देखेंगे। सबसे पहले पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग। पार्टीशन में क्या करेगा, ये डेटा को सेंटर के हिसाब से बांट देगा। जैसे ये अलग अलग डेटा था, जब हमने इसमें क्लस्टरिंग लगाई, पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग, तो ये ऐसा बट के आया। तो इसका सेंटर ये वाला है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। ओके। अब इन सेंटर के हिसाब से इसने डेटा को बांटा हुआ है एक रेडियस के। इस सेंटर से सबका रेडियस इसमें इस रेंज में आना चाहिए, तो ये सब रेड हो गए।
इसका सेंटर ये है, इसको सेंट्रॉइड मेथड भी बोल देते हैं। इसका सेंटर ये है, तो इस सबका डिस्टेंस इससे इस सर्कल के, इसका जो रेडियस है ये सब उसके सर्कल में आ रहे हैं, उसके रेडियस में आ रहे हैं जो इससे बन रहा है। जो इसका सेंटर बन रहा है ये सब उसके डिस्टेंस में आ रहे हैं, जो इसने डिस्टेंस मान के चला है ये। सबसे पहला काम इसको करने का क्या होता है, कितने क्लस्टर बनाने हैं वो डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ हमने चार डिसाइड करे, 1 2 3 4, चार क्लस्टर बनाने हैं। फिर सेंट्रॉइड, उसका सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है, ये रहा आपका, ये सेंटर पॉइंट निकाल लिया। फिर उससे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इस सेंटर में कितने ऑब्जेक्ट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, उस सबको एक साथ दे देना है, ग्रुपिंग कर देनी है मिनिमम डिस्टेंस के बिहाफ पे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, नहीं आता है, तो उसको या तो बाहर निकाल देगा, आउटलायर बना देगा, एंड हो जाएगा। और अगर आता है तो वापस जाके सेम चीज रिपीट करेगा। तो सबसे पहली क्लस्टरिंग है पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। इसको के मीन्स भी बोलते हैं, और ये अगली क्लास में प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड ज्यादा इफिशिएंट कौन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अलग है। कभी ये मिक्स डेटा को अलग कर देता है, यस। बताओ इसमें क्या डाउट है अब। यस, नेचर के अकॉर्डिंग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, गुड आंसर, दिस इज गुड अप्रोच। सुपरवाइज या अनसुपरवाइज, तो ये तो कभी कोई थंब रूल होता ही नहीं है। फ्री लंच थ्योरम सीखी थी ना स्टार्टिंग में, नो फ्री लंच थ्योरम, कि कोई भी चीज कभी भी किसी दूसरे से बेहतर किसी हर सिचुएशन में नहीं होगी। जैसे आप लोग हो ना, हम सब लोग मैथ्स में अच्छे नहीं होते, सब लोग कोडिंग में अच्छे नहीं होते, तो कोई भी अपने आप में कंप्लीट परफेक्ट नहीं है। हर किसी का अपना टैलेंट है। इसी तरीके से इस सुपरवाइज्ड की अपनी प्रॉब्लम, अपनी कुछ चीजें हैं, अनसुपरवाइज्ड की अपनी कुछ चीजें हैं, ठीक है। हर प्रॉब्लम के हिसाब से, हर डेटा के हिसाब से कोई वो नहीं है। वो दिखाएंगे अभी नवेंदु, दैट उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लस्टरिंग। अगर एक पॉइंट दो क्लस्टर में आ जाए तो उसको सॉफ्ट क्लस्टरिंग बोलते हैं, वो आगे है। हाँ, सॉफ्टवेयर सोशल प्लेटफॉर्म में अनसुपरवाइज्ड यूज होती है। यस, नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड करना है, सेंटर फाइंड करना है, और सेंटर से डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस में आ रहे हैं वो सब एक क्लस्टर में आ गए। ये मोस्ट नहीं, वो इसमें नहीं होता, वो केएनएन में था। ये जो तुम बोल रहे हो प्रद्युम्न, की जो ज्यादा पास है वो ज्यादा नियरेस्ट है, वो केएनएन में था। ये अलग है, ये क्लस्टरिंग है। इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट है, इस रेडियस के अंदर, अगर ये रेडियस है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसी क्लास से बिलोंग, इसी पैटर्न में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर फिर सबको। पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग, पहली क्लस्टरिंग कौन सी पड़ी, पार्टीशन बेस्ड। दूसरी है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या करती है, जो हाईली डेंस एरियाज है, हाईली डेंस, देखो हाईली डेंस किसको बोलते हैं, जो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ये देखो ये सब हाईली डेंस है। इन सबको आर्बिट्री शेप्ड में, आर्बिट्री शेप्ड मतलब कोई डिफाइन शेप नहीं होगी, जिस तरीके से वो है उसी तरीके से अलग अलग बना देगी रीजन के बिहाफ पे। इसको बोलते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, एरिया के हिसाब से। डेंसिटी बेस्ड इसलिए बोलते हैं कि जो हाईली क्लोज है, जो एक जैसे एक साथ है, पॉइंट्स एक साथ चिपके हुए हैं, एक साथ बिखरे हुए हैं, इस तरीके से उसको उसी हिसाब से आर्बिट्री शेप्ड, मतलब जिस तरह की शेप, आर्बिट्री कोई डिफाइन शेप ना होना, कुछ अप्रत्यक्ष होना, कुछ भी क्लियर ना होना, जिस तरीके से वो है, कोई शेप नहीं है ना ये, तो कोई शेप, इसको सर्कल नहीं बोल सकते, स्क्वायर नहीं बोल सकते। उसी तरीके से उनके रीजन, रीजन जिस एरिया में वो है उसी एरिया के हिसाब से क्लस्टरिंग कर देना, उसका ग्रुप बना देना, ठीक है। तो ये हाईली डेंस एरियाज को क्लस्टर बना देता है, क्या कर देता है, हाईली डेंस एरियाज को क्लस्टर बना देता
ओके, जैसे ये सारा एक क्लस्टर, ये सारा एक क्लस्टर, ये सारे हाईली डेंस थे, ये एक क्लस्टर, ये एक क्लस्टर, ये करता है। समझ में आया? इसी में इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। आर्बिट्री मतलब यस, रैंडम शेप, जैसा वो था वैसा का वैसा ही उसको डाल देना। अब इसमें क्या है, ये आर्बिट्री शेप कभी कभी सर्कल भी बन सकती है। वो हम डिफाइन करेंगे कि ये स्फेरिकल जाएगी या आर्बिट्री होगी। आर्बिट्री मतलब कुछ भी अलग, कुछ भी डिफरेंट। तो वो स्फेरिकल भी हो सकती है। स्फेरिकल कब होगी, जब हम बता रहे हैं उसको। अगर डेटा हमारा हिसाब से ये हम चाह रहे थे कि आर्बिट्री ना बन के ये क्लस्टर सर्कल बने, या ये सर्कल रेक्टेंगल बने, या ये सर्कल ट्राइंगल बने, ये कुछ और बने, मतलब ये रीजन जो है ऐसा ही ना बने। तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है। उस तरीके के लिए हमें तीन चीजें लगती हैं इसमें, कोर, बॉर्डर और नॉइस। नॉइस क्या है, वो पॉइंट जो कहीं बाहर है, देखो इस सर्कल के अंदर ही नहीं है, आउटलायर, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि इसको देखो तुम, ये बिल्कुल, ये सारे के सारे एक तरफ है और ये बिल्कुल ही बाहर है ना। कुछ बिल्कुल ही अलग से पॉइंट्स, ये सब एक तरफ है, ये दो पॉइंट अलग आ रहे हैं, ये वाले दो पॉइंट, इसको बोलते हैं आउटलायर्स या नॉइस। बॉर्डर क्या होते हैं, बॉर्डर वो पॉइंट पहले कोर समझो। कोर क्या है, कोर वो पॉइंट है जिसके अंदर एम पॉइंट्स आ रहे हैं एन डिस्टेंस के अंदर। अगर ये कोर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो इसकी सर्कल की रेडियस होगी एन, और इस एन के अंदर कुछ एम पॉइंट आने चाहिए। एम पॉइंट ये 1 2 3, और जो एम पॉइंट कोर पॉइंट से एटलीस्ट वन कोर पॉइंट से एक डिस्टेंस एन पे है, उसको बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर उसको कहेंगे जिसके पास कम से कम एक कोर पॉइंट है, एक कोर पॉइंट इसके पास है। समझ में आया? कोर, नॉइस तो देखो बहुत क्लियर है, जो बाहर है, जो इन सर्कल के अंदर है ही नहीं, वो बाहर नॉइस है। कोर पॉइंट कौन सा है, बीच होगा, सेंटर होगा, और उस सेंटर की रेडियस अगर हमने एन ली है, तो उस एन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। उस रेडियस के अंदर जो सर्कल बना उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, वो आपका कोर पॉइंट है। और जो बॉर्डर पॉइंट कौन सा कहलाएगा आपका, जिसके पास कम से कम एक कोर पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि इसके पास एक है, तो ये भी हो सकता था बॉर्डर। एंड डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी कि जो सबसे पास होगा इस सर्कल की बाहर वाली सर्कमफेरेंस के सबसे पास होगा, वो हमारा बॉर्डर कहलाएगा। इसमें कोई डाउट? डीबी स्कैन क्लस्टर यही तो है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। कि जब जो एरिया क्लोज है, एक जैसा दिख रहा है। ओके, फिर से देखो, नॉट क्लियर तो। कोर, बॉर्डर, नॉइस, तीन चीजें हैं हमारे पास। नॉइस वो है जो डेटा में कहीं, नॉइस इस डेटा में अगर देखोगे तो वो जो बिल्कुल बाहर है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये सब नॉइस है जो बिल्कुल बाहर है। मेन पॉइंट्स वो होते हैं कि कितने क्लस्टर हमें बनाने हैं। हमें यहाँ पे तीन क्लस्टर बनाने थे, इस डायग्राम को अच्छे से समझो। तो बड़ा कर दिया, अब देखो। नॉइस वो जो बिल्कुल बाहर, इसमें तीन चीज समझ, चार चीज समझनी है, जो बिल्कुल ही बाहर है, ठीक है। और मेन पॉइंट्स वो कहलाते हैं जितने क्लस्टर हमें बनाने हैं। तो हमें इसमें कितने बनाए हैं, देखो, एक, दो, तीन, तीन बनाए हैं, तो इसमें तीन क्लस्टर हो गए, तो यानी कि तीन मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब कोर कौन से होंगे, जो क्लस्टर आपने बनाया है उसका सेंटर इज कोर, उसका सेंटर कोर है। और सेंटर कोर मतलब उसकी रेडियस एन है। अगर उसकी रेडियस एन है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे ना, मिन पॉइंट्स। तीन है तो तीन आ गए, देखो इसके अंदर हमने तीन डिफाइन करे, तो 1 2 3 इसमें भी आ गए, 1 2 3 इसमें भी आ गए। तो इस एन नाम की रेडियस के अंदर मिन पॉइंट्स आने चाहिए, जितने आपने कर्ल्स क्लस्टर बनाए उतने, वो कोर है। और बॉर्डर कौन सा है, जिसके पास कम से कम एक कोर पॉइंट होना चाहिए। नॉइस की तरह नहीं कि कोर पॉइंट ही ना हो, यानी कि वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। एक तो होना ही होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ?
आर्बिट्री मतलब यस, रैंडम शेप। यहाँ इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अगली स्लाइड भी क्योंकि इसी के बारे में है। नंबर्स के कुछ पैटर्न्स होंगे, वो अपने आप को उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व आधारित क्लस्टरिंग। ये काम कैसे करता है? ये जो मिड पॉइंट्स थे, मिड पॉइंट्स जो थे आपके, तीन थे कि आपके कितने क्लस्टर बनेंगे, ठीक है? वो हमको डिसाइड करने हैं, ये हमारा काम है। ये इनपुट का, यूजर का काम है जो इसको यूज कर रहा है, ठीक है? और वो एप्सिलॉन जो है वो डिस्टेंस है, कि ये जो डिस्टेंस है ना आपकी, जिसको हम एन भी बोल रहे हैं और एप्सिलॉन भी बोल रहे हैं, कि उस पॉइंट में कितने आने चाहिए, कि अगर तीन मिड पॉइंट्स है तो इस क्लस्टर के अंदर कम से कम तीन पॉइंट तो आने चाहिए। कम से कम तीन आने चाहिए। तीन से ज्यादा हो तो बेहतर ही बेहतर है, लेकिन तीन तो आने ही चाहिए। तो ये कैसे काम करेगा? एल्गोरिथम का स्टेप क्या है? हमें सबसे पहले तो क्या डिसाइड करना है कि हमारे मिड पॉइंट्स कितने बनेंगे। मिड पॉइंट्स के बाद हम उनकी कोर, बॉर्डर और नॉइस के हिसाब से उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो एल्गोरिथम काम कैसे करेगा? कोई भी एक डेटा सेट का पॉइंट लेगा, कहीं पे भी आर्बिट्री, कोई भी रैंडम पॉइंट लेगा, और उसके हिसाब से जो हमने मिड पॉइंट डिफाइन किए थे उस मिड पॉइंट के हिसाब से चीजें बनानी शुरू करेगा। तीन बनाया तो तीन क्लस्टर, चार बनाया तो चार क्लस्टर, ठीक है? और फिर उसको कैलकुलेट करता जाएगा कि मेरी रेडियस में कौन कौन आ रहा है, मेरी रेडियस में कौन कौन आ रहा है। तो ये वाला एक क्लस्टर बना, ध्यान से देखो इसको, ये सारे रेड रेड में आ गए। इस तरीके से ही चला, फिर एक क्लस्टर इसमें ब्लू का बना। सर्कल देख रहे हो कैसे रेडियस बनाता जा रहा है वो? ये आउटलायर्स आ गए, जो बच गए वो आउटलायर्स आ गए। ध्यान से देखो इसको, इसने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से ये सर्कल रोटेट करता गया सारे पे, उस पॉइंट को कैलकुलेट करता गया कहाँ तक सेम रेंज में जब बात चल रही है। जब तक सेम रेंज में चल रही है एक क्लस्टर, फिर सेम अंदर गया, देखा ये भी सब सेम रेंज में बात चल रही है, यहाँ भी यहाँ भी, और जो पॉइंट बच गए ये आउटलायर्स थे। समझ में आई बात? इसमें मिड पॉइंट्स बताओ कितने होंगे? एक रेड है, एक ब्लू है, तो दो ग्रीन और येलो। मिड पॉइंट कितने आए? चार। तो कम से कम चार वैल्यू आनी चाहिए, चार से ज्यादा आए तो इसके अंदर ज्यादा बढ़िया है। किसी को डाउट है इस वाले एल्गोरिथम में, डीबी स्कैन में? नहीं है तो आगे चलेंगे। क्लियर है ये अच्छे से? हाँ, एक से ज्यादा कोर हो सकते हैं। कोर मतलब, कोर देखो, ये जो सर्कल रेड वाले बन रहे हैं ना, छोटे वाले रेड सर्कल देखो, ये जब एक टाइम पे बन रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम चार पॉइंट एक बार में आने चाहिए। ये बनते जा रहे हैं जब तक ये सेम रेंज में आ रहे हैं। एक से ज्यादा कोर हो सकता, बॉर्डर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोर भी एक से ज्यादा, बट कोर। क्लियर हुआ? सेंटिमेंटल एनालिसिस का रियल एग्जांपल है। जो ट्विटर पे कमेंट्स आते हैं वो इसका रियल एग्जांपल है। ओके। सेकंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। थर्ड टाइप, पहला कौन सा था? पार्टीशन। पार्टीशन सेंटर के हिसाब से था। दूसरा था डेंसिटी, डेंसिटी जो एक जगह पड़े हुए हैं एक रीजन में, उन पॉइंट्स को क्लस्टर करना। थर्ड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो डेटा को जब प्लॉट करो एक्स और वाई पे, तो वो एक जैसा दिखना चाहिए, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई पूछ रहा था अभी कि अगर एक डेटा दो पॉइंट में जाए, दो क्लस्टर में चला जाए एक पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें क्या, वो कौन सी कंडीशन होती है? वो सॉफ्ट क्लस्टरिंग होती है। देखो, एक डेटा ऐसे बटा हुआ था एक्स और वाई में, और दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, तीन डेटा पॉइंट थे हमारे पास, तीन क्लस्टर बन रहे थे, क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री। और वो क्लस्टर ये किस हिसाब से बने? जो एक जैसे बिखरते हैं डेटा, बिखरते मतलब जिनका पैटर्न एक जैसा होता है।
एक जैसा ही पैटर्न है ना इनका, थोड़ा कम ज्यादा बेशक है, ये थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम है, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर से है, लेकिन तो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब डेटा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। इसमें डेटा किस तरीके से टूटेगा एक्स और वाई पे जाके, उस हिसाब की जो क्लस्टरिंग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब जो एक डेटा दोनों में जा रहा हो, जो यहाँ पे है वो इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो वो वाला केस कहलाता है आपका सॉफ्ट क्लस्टरिंग। सॉफ्ट क्लस्टरिंग मतलब थोड़ी उसमें ये इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है। इस टर्म को जो साइंटिफिकली नाम दिया गया वो दिया गया सॉफ्ट क्लस्टरिंग। क्या नाम दिया गया इसको? यहाँ तक क्लियर है? कोर तो आकांक्षा एक में, एक टाइम पे एक सर्कल में एक कोर होगा, क्योंकि कोर से हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है। बॉर्डर एक से ज्यादा में भी हो सकते हैं, कोर एक टाइम पे एक होगा। यस, नहीं ये बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डेटा ऐसे, ये सबको, ये वाला एक क्लस्टर, ये वाला दूसरा क्लस्टर, ये वाला तीसरा क्लस्टर, हार्ड क्लस्टरिंग सॉफ्ट क्लस्टरिंग और आगे भी है अभी। जो एक जैसा बंटता है ना डेटा, उसको बोलते हैं, जिसका एक्स और वाई पे प्लॉट करने के बाद एक जैसा पैटर्न आए। और ये बेसिकली इसमें ना हम गोशियन के लिए यूज होता है ये। गोशियन जो डेटा होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ, इसको गोशियन ग्राफ बोलते हैं, गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टरिंग गोशियन के लिए यूज होती है, गोशियन जो डेटा होता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आउटलायर जो कहीं पे भी नहीं आ रहे, जो बाहर है इस डेटा से, ये रहे ना बिल्कुल ही बाहर है, ना इसमें आए ना इसमें आए ना इसमें आए, वो आउटलायर्स। गॉसियन, गॉस का एक इक्वेशन है कि उसका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसको, ये पैटर्न होता है उसका, मैथ्स का चीज है वैसे ही, इसका पैटर्न ये होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक्स और वाई पे जब डेटा डालोगे तो वो कैसा दिखेगा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? तो बताओ जरा, कौन सी तीन क्लस्टरिंग पढ़ ली तुमने अभी तक? कौन कौन सी तीन पढ़ी है? गॉसियन सरफेस भी होती है, गॉस डाइवर्ज, मैथ्स के बच्चे हो क्या, डाइवर्जेंस कर्ल और ये सब। गॉस तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गॉस था, उनके हिसाब से नाम पड़ा है इसका। पार्शियली नहीं, पार्शियली नहीं पढ़ा तुमने, तुमने डेंसिटी बेस्ड पढ़ी है, पार्टीशन पढ़ी है और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, अभी तक तीन पढ़ ली। यस ठीक है। अगली है हायरार्किकल। हायरार्किकल देखो दिखने से ही पता चल रहा है हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसी होती है। एक कोई क्लास है, उसकी सब क्लास है, फिर उसकी और सब क्लासेस हैं, फिर उसकी और सब क्लासेस हैं। ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक अल्टरनेटिव मेथड है जो पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग थी ना ये वाली, उसके लिए। ये जो आपकी थी, इसका एक और दूसरा तरीका है, उसका अल्टरनेटिव मतलब उसकी जगह ये कर सकते हो, पार्टीशन कर देना। ठीक है, जैसे कि इसको देखो, ABCDEFGH, ये कुछ पार्टीशन करना है इसमें, तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दो ग्रुप बनाए FGH और दूसरा बनाया ABCDE। इसको हायरार्की देते गए, हायरार्किकल एक ऑर्डर में चलते गए। तो इसको फिर आगे तोड़ा तो H, इसको तोड़ा तो FGGH, इसको तोड़ा BCDE और A, फिर एक हायरार्की में चला है ये। इसको बोलते हैं हायरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग। वहां पे तो हम सर्कल्स बना रहे थे, एक सेंटर निकाल रहे थे, अब हमने सेंटर ना निकाल के ग्राफ की फॉर्म में इसको बना दिया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। पार्टीशन बेस में सर्कल्स एक पार्टीशन करते हुए चल रहे थे, अब हमने ग्राफ की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में इसको बना दिया, और इसको बोलते हैं डेंडो डायग्राम। डेंडो डायग्राम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका? डेंडो डायग्राम।
हाँ, ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर है। अब ये दो टाइप का होता है। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, एग्लोमरेटिव, डिविसिव। एग्लोमेटिव, जब आप उल्टा चलेंगे, छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, तो एग्लोमेट्रिव। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, बड़े को छोटा करते जाएंगे, तो डिविसिव। ठीक है। एग्लोमेट्रिव इज डाउन टू अप, और डिविसिव इज टॉप टू डाउन। यहाँ पे देखो, एग्लोमेट्रिव को देखो ढंग से। जूम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे तुम लोग को दिखता नहीं है ना, फिर डाउट्स आते हैं। अभी देखना, अभी दिख रहा है ये वाला, देखना फिर एक एक बताती हूँ। एग्लोमेट्रिव छोटे छोटे बनाए, पहले छोटे छोटे क्लस्टर बनाए, इनको सबको एक एक को सराउंड किया। फिर सेकेंड राउंड में इनको और एक जगह कर लिया। फिर थर्ड राउंड में इनको इन तीनों को एक जगह कर दिया, इन तीनों को एक जगह कर दिया, फिर लास्ट में जाके ये हो गया। तो ये एग्लोमेटिव है। टॉप टू डाउन, सॉरी डाउन टू टॉप, नीचे से छोटे से चलते हुए बड़े की तरफ आए। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बड़े को डिवाइड करते हुए चलते हैं। बड़े को दो छोटों में डिवाइड कर दिया, फिर दो छोटों को और छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया, फिर उनको और छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया। ये डिविसिव है। डिविसिव मतलब डिवाइड करते हुए चलना। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ABCDE था। ABCDE था। डिविसिव कब होगा, जब ऊपर से बांट रहे हो, ABCDE। फिर इनको और बांट दिया, इनको और बांट दिया, और यहाँ से अग्लोमेटिव ऊपर से कैसे चलोगे, इनको इकट्ठे हुए करते चले, ये एग्लोमेट्रिव हो जाएगा। क्लियर? कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो। हिंदी में बोलते हैं इसको पदानुक्रमिक क्लस्टरिंग। थोड़ा हिंदी बोला नहीं जा रहा है मुझसे। पदानुक्रमिक क्लस्टरिंग, ओके। हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अगला है फूजी क्लस्टरिंग। फूजी क्लस्टरिंग मतलब जहां पे डेटा को हम एक ग्रुप कर दे रहे हैं, और ये सॉफ्ट क्लस्टरिंग कहलाती है। सॉफ्ट क्लस्टरिंग इसलिए कहलाती है, ये देखो, यहाँ पे ये हार्ड क्लस्टरिंग थी, तो एक डेटा दूसरे में नहीं जा रहा था। लेकिन जब फuzzy क्लस्टरिंग करते हैं, तो ये चांसेस होते हैं, एक क्लस्टर हमने ये बनाया ब्लू, एक क्लस्टर हमने बनाया पर्पल, और एक क्लस्टर हमने बनाया थोड़ा पीच सा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, ब्लू के पिंक में जा रहे हैं, पिंक के ऑरेंज में जा रहे हैं, ऑरेंज के ब्लू में जा रहे हैं। ये है सॉफ्ट क्लस्टरिंग। कौन सी क्लस्टरिंग है ये? सॉफ्ट क्लस्टरिंग। इसमें हर एक डेटा सेट का एक कोफिशिएंट होता है, एक नंबर होता है, और उसके हिसाब से ये एक से ज्यादा क्लस्टर में बिलोंग कर सकते हैं। इसको फूजी के मीन्स भी बोलते हैं। के मीन्स तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे क्लास में, पूरा एकदम क्वेश्चन भी करोगे न्यूमेरिकल, तो और क्लियर हो जाएगा ये। जब डेटा सेट पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इट इज सम ऑफ लाइक वेन डायग्राम, मतलब दिखने में वेन डायग्राम है, पर रिलेट मत करना इसको वेन डायग्राम से। कोई डाउट इसमें? में एक से ज्यादा क्लस्टर बनेंगे, और जो क्लस्टर बनेंगे वो जो डेटा पॉइंट्स आएंगे उनमें वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं। इसको फूजी सी मीन्स क्लस्टरिंग भी बोलते हैं, और के मीन्स भी बोलते हैं। के मीन्स तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे। कि एक समरी देख लो, यहाँ तक क्लियर? हम ब्रेक पे चल रहे हैं, इसको खत्म करके अगला एल्गोरिथम फिर हमारा, क्योंकि अगले में थोड़े न्यूमेरिकल टाइप चीजें हैं। हाँ, इंटरकनेक्टिविटी तो है ही। हाँ, तो ये अच्छी नहीं है ना, इसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेन डायग्राम में नहीं होता हमारा, कि एक का रिलेशन दो चीजों से होता है, उस जगह इसको यूज किया जाता है।
इनका यूज पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में ही होता है। फूजी क्लस्टरिंग फूजी क्लस्टरिंग क्या है? एक सॉफ्ट क्लस्टरिंग मेथड है जिसमें एक से ज्यादा क्लस्टर बनेंगे, और सॉफ्ट से मतलब ये है कि जो क्लस्टर बनेंगे ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकते हैं। इसका डेटा इसमें आ सकता है, इसका डेटा इसमें आ, ये है बस। सी का मतलब बोला गया है, सी का मतलब नंबर, कि कितने क्लस्टर होंगे। अगर ये 3 है तो इसको बोलेंगे फ्यूजी 3 मीन्स, अगर ये 5 होते तो फ्यूजी 5 मीन्स, अगर ये 6 होते तो फ्यूजी 6 मीन्स एल्गोरिथम। ये लास्ट स्लाइड है, फिर हम, मतलब इस ब्रेक से पहले की लास्ट स्लाइड है। सबसे पहले कौन सी पढ़ी आपने? सेंट्रॉइड बेस्ड। पार्टीशन बेस्ड जो थी वो कैसी थी आपकी? सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग। उसके एग्जांपल, उसकी एल्गोरिथम है के मींस प्लस प्लस के मीन्स। आप इसमें के मींस सीखोगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच। दूसरी कौन सी थी आपकी? कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी थी वो हायरार्किकल वाली थी ना आपकी, वो। थर्ड कौन सी है आपकी? डेंसिटी बेस्ड, डीबी स्कैन, जो आपने पढ़ी। फिर ग्राफ बेस्ड पढ़ी आपने, कि हम उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। कौन सी थी वो? डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड अलग से भी पढ़ी आपने, कि डेटा दिखता कैसा है एक्स और वाई एक्सिस पे। उसका एग्जांपल है जीएमएम, गॉसियन मिक्सचर मॉडल। थर्ड आपने पढ़ी कंप्रेशन बेस्ड। पढ़ी नहीं है? ये पढ़ोगे आप पीसीए अगली बार में, कि इमेजेस के साइज को छोटा कर देना, डेटा की लेंथ को छोटा कर देना, बड़ी डायमेंशन को छोटा कर देना। यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लो, फिर ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरी स्क्रीन को ना अपनी स्क्रीन पे जूम कर लो। ग्राफ बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूशन